थैंक यू सर। गुड इवनिंग। तो आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपने पढ़ाई को शिद्दत से भी कर रहे होंगे और ये होना भी चाहिए, है कि? यस। तो पहले बच्चों, आपको ईडू कैंप वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका भरपूर भरपूर स्वागत है। और मैंने पिछले लेसन में भी कहा था कि विद्या रूपी धन को बांटने से और बढ़ता है। इसलिए आप समझदार हैं, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा पोटेंशियल भी बढ़ेगा और आपकी विद्या भी बढ़ेगी। दैट इज, यही एक ऐसा चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। फर्दर जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमेशा घटते ही चला जाता है, ठीक है? हालांकि विद्या फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ठीक है बच्चों, लेकिन आप उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए ताकि सर का पोटेंशियल बढ़ा रहे। और आप हैं तो हम हैं कि नहीं, इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो चलिए आइए, हमने आपको विद्युत आवेश में बताया था कि विद्युत आवेश क्या है, बता दिया था, उसका गुण भी बताया था, और उसके बाद वो आवेश करता क्या है, एक्टिविटी ऑफ चार्जेस, उसके बारे में भी बताया था कि वो चार्जेस होगा तो रिपेल करेगा, तो अनलाइक चार्जेस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बच्चों? सजातीय आवेश, ऐसे एक बात मैं बता दूं आप लोग को, डोंट बी पैनिक, सेपरेट क्लास फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली, ठीक है? इसलिए धैर्य बनाए रखिए और फिजिक्स की दुनिया में आप अपना आनंद लीजिए, ठीक है बच्चों? तो आइए, आपको हम विद्युत आवेश के बारे में बताए थे कि विद्युत आवेश क्या है और उसका परिभाषा कैसे लिखना है, ठीक है? आप जितना जल्दी हो अपनी किताबी भाषा को छोड़ अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है? वो आपके सेहत के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है? उसका समझिए ज्योमेट्री। चलिए, अब जो है आप विद्युत आवेश का और वो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया? तो कूलम्ब लॉ के बारे में जो है वो आया, कुलम्स जो है वो उस चीज का डिस्क्रिप्शन दिए, ठीक है, दो आवेश के बीच। अब क्वेश्चन उठता है कि जो कूलम्ब्स लॉ है, सबसे बड़ा उसमें ड्रॉप पॉइंट्स क्या रह गया बच्चों कि कूलम्ब्स जो है सिर्फ वो पॉइंट चार्ज के बारे में बताए, वो पॉइंट चार्ज, अब वो चार्ज है कहाँ उसके बारे में तो बताए नहीं। चार्ज तो बताए थे किसी बॉडी में रहता है, दैट इज वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वो पार्टिकल के बारे में नहीं, सिर्फ पॉइंट चार्ज, ठीक है? ये इसके चलते क्या हुआ, उनमें लिमिटेशंस लग गया। लिमिटेशंस मतलब फेल हो गया, फेल्योर टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ डज नॉट स्टेट ऑफ चार्जेस, ठीक है? जब ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस का हो गया, इनफिनाइट चार्जेस अगर आता है तो कूलम्ब का नियम नहीं, पर्टिकुलर किसी स्मॉल चार्ज या फिनाइट अमाउंट में जो चार्ज है, आवेश है, उसके बारे में उनका लॉ चला। ये उनका सबसे बड़ा लिमिटेशंस इन द सेंस फेल्योर, वहां पे कूलम्ब्स लॉ जो है फेल कर गए अपने स्टेटमेंट से,
ठीक है, समझ तो बना के भी लिख सकते हैं कि उनका जो नियम है वो बहुत ही छोटे आवेश के लिए ही वैलिड है। नहीं, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर वेरी स्मॉल चार्जेस। ठीक है बच्चों, अब आइए कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ पे हमने कूलम्ब्स लॉ पे हमने उस दिन पिछले लेसन में कुछ सवाल बताए थे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से आपकी वो पूरी नहीं हो सके। इसके लिए बहुत बहुत मैं अपने आप को क्या बोलूं, इसके लिए शब्द नहीं है बच्चों, इसलिए डोंट बी पैनिक एंड डोंट डिसअपॉइंटेड फॉर दिस। ठीक है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। फिजिक्स जो है थोड़ा सा तो चलिए बच्चों उसके बारे में आपको पैनिक नहीं, हम तो सॉरी बोल ही चुके हैं उसके लिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते पूरा क्लास नहीं हो सका। तो अभी आते हैं हम आवेश पर, और आवेश का जो न्यूमेरिकल्स होता है उसके बारे में। तो पहले आप सुन लीजिए थोड़ा सा। अब होता क्या है, मान लीजिए कि आवेश आवेश के बीच बल लगा, जिसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। ठीक है, अंतराण्विक बल जो होता है वो दोनों हो सकता है, आकर्षण और विकर्षण। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब उस पे आप न्यूमेरिकल्स बेस्ड अब कैसे बनाइएगा। आप कूलम्ब्स को ध्यान में रखिए, दो ही आवेश को लिया गया। ठीक है, दो ही आवेश को लिया गया, दो आवेश के बीच बल का फॉर्मूला बना दिया। कैसे? हवा माध्यम में, दैट इज एयर मीडियम में। तो एफ इजिकल टू बताए थे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और किसी अनदर मीडियम में लगाएंगे 1/4πε बोलना है सिर्फ, 1/4πε Q1 Q2/r², where Q1 Q2 are the magnitude of charges and R be the separation between two charges। ठीक है बच्चों, अब इप्सिलॉन का वैल्यू तो आप जानते हैं, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, and relative permittivity is the ratio of the permittivity of the medium and permittivity of the air medium। ऋतिक, राज, सोफिया, आयन, बताइए आप लोग को आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज पहुंच रही है ना? चलिए ओके, चलिए अब क्लास ध्यान से देखिए। ठीक है, तो उसके बारे में बताए थे हम। ये देखिए, अब थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है, आप लोग को चिंता नहीं करना है। ठीक है, अरे इसको तो हम ही लोग बनाए ना, आदमी ने ही बनाया, तो थोड़ा डिस्टरबेंस तो होगा यार, इसलिए उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी है पढ़ाई की। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरा लेसन और न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले ये हमेशा याद रखिए, फिजिक्स फन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स फन का मजा लीजिए। ठीक है, फिजिक्स फन का क्या लीजिए? मजा लीजिए। तो उससे पहले पहले आपको जगना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो उठो, जगो और थको और थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन रुकने का सोचो मत। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप जग गए होंगे। अब आइए फिजिक्स की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में आ जाइए। तो सबसे पहले अब आप थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है बच्चों,
ये जो है आपका कूलम्ब्स लॉ पे आधारित कुछ सवाल है। सवाल पे डरिए नहीं बच्चों, बार बार बोल रहे हैं कि डर के आगे जीत है। ठीक है, सवाल को देखने से डर नहीं लगना चाहिए। अब देखिए, कोई कोई जो परीक्षा होता है ना, कंपटीशन का परीक्षा दीजिए या बोर्ड का दीजिए, तो बोर्ड में तो आजकल राजनीति हो गया है। देखते हैं सरकार पास करने का टेंडेंसी रखता है, पास हो जाए बच्चा तो बहुत इजी इजी सवाल दे दिया। लेकिन कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में क्या होता है, आपका सिर्फ वो बुक का एग्जाम नहीं होता है, वो आपका साइको टेस्ट भी करता है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, उसमें आपको बताए थे कि सफलता का 3 गो पॉइंट होता है, पेशेंस, परसिवरेंस एंड कॉन्फिडेंस। ये तीनों पिलर को आपको मजबूत रखना है, पेशेंस, परसिवरेंस एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर उसमें से एक भी आपका पिलर डगमगा गया तो सक्सेस का वो खत्म हो जाएगा। सक्सेस इन द सेंस सक्सेस टू डेस्टिनेशन, आपका जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने का ये 3 पिलर्स है। ठीक है, अब देखिए उसमें कॉन्फिडेंस इन द सेंस या परसिवरेंस क्या कहना चाहते हैं। अब कोई कोई सवाल आपको रहेगा कोई दम नहीं, बट क्या करेगा, उसको कहानी की तरह लिख देगा। जो आजकल नीट सीखा है, नीट जो स्टाइल सीखा है ना, वो टाइम टेकिंग लेगा। तो आपका आईक्यू मजबूत होना चाहिए। तो आईक्यू मजबूत कैसे होगा जानते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन बनाने से नहीं, उसका कॉन्सेप्ट देखिए। सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़ने में समय थोड़ी लगेगा। कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो बस तुरंत बना दीजिएगा, आधा सवाल तो मन से बन जाएगा। ठीक है, तो सवाल का नेचर होता है क्या कि लेंदी कर देगा क्वेश्चन, कहानी की तरह लिख देगा। जैसे एनसीईआरटी में देखिए आप, लंबा लंबा क्वेश्चन अब बनाने में 1 लाइन में बन जाएगा। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप एस.सी. वर्मा का देख लीजिए फिजिक्स में, आई यूरोडोव देख लीजिए। यूरोडोव देखे हैं, नहीं देखे होंगे। ठीक है, रशियन राइटर है, रसिया के, उनका सवाल देखिए, आपका दिमाग का बत्ती घुमा देगा। तो दिमाग का बत्ती क्यों घुमाएगा यार, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बना ही देंगे। तो कॉन्सेप्ट सीखिए। तो आइए, तो इसमें देखिए फर्स्ट सवाल न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स में आपको जो कूलम्ब्स लॉ है उस पे आधारित क्वेश्चंस देखना है। तो कूलम्ब्स लॉ को पहले आप दिमाग में जेहन में डालिए। ठीक है, कैसे डालेंगे, तो देखिए जैसे आपका इधर है, गौर से देखिए बच्चों, Q1 है, इधर है Q2, 2 आवेश है, 2 चार्जेस है। ठीक है, इस दोनों के बीच है दूरी R। तो टाइप 1 का जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछेगा, टाइप 1, टाइप 1 में क्या होता है, देखिए इसमें 3 फैक्टर्स है, इस दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कौन कौन सा फैक्टर काम करता है। एक होता है चार्जेस, आवेश, दूसरा होता है इसके बीच का दूरी, दैट इज सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस, एंड एग्जिस्टेंस मीडियम। मीडियम अगर हवा है तो इप्सिलॉन नॉट बोल देंगे। ठीक है, ये चारों फैक्टर। अब इसी में आपको वेरिएशन कर देगा, क्या बोलेगा कि चार्ज को डबल्ड कर दिए। ठीक है बच्चों, चार्ज को क्या किए, आपको पैनिक नहीं होना, कॉन्सेप्ट सिखाने हम आए हैं, फिजिक्स फन नाम है, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन मत सीखिए, आप पहले कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन कैसे कैसे अराइज होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन तो तुरंत कर दीजिएगा, उसका तो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो देखिए Q1 Q2, अब इसको क्या किया, दोनों चार्ज बोल देगा कि 2 चार्ज है, इसके बीच जो बल है प्रीवियस बल मतलब ओरिजिनल बल ये लगा दिया 25 न्यूटन। कितना लगाया, 25। अब कह दिया आपको कि इस दोनों चार्ज को डबल कर दिए, इंडिविजुअल चार्जेस इज डबल, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। हिंदी बच्चे घबराइए नहीं, कहता है क्या, दोनों आवेश को अलग अलग दुगुना कर दिया गया तो उसके बीच बल क्या लगेगा। तो सिंपल, तो हम जानते हैं कि बल जो है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2, ये पहला बल है। तो मान लीजिए ये बल है 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। अब क्या किया, इसमें नया बल लग गया F डैश, न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स में क्या हुआ, इंडिविजुअल चार्जेस को डबल किया, मतलब सेपरेट सेपरेट चार्ज को। तो क्या करेंगे, दोनों चार्ज को डबल कर दीजिए, ये 2 लगा देंगे Q1 इंटू 2
Q2 प्रोपोर्शनल में ही रखना है। तो ये बताइए 4 टाइम्स हो गया ना, तो F डैश, ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ये प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, कितना, 4 टाइम्स। तो इसको लिख देंगे, F जो है वो कितना हो गया, 4 इंटू 25, दैट इज 100 न्यूटन हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस नहीं है, हम बार बार ये सॉरी ये आपका बनाने का प्रोसीड्योर, ये बता रहे हैं आपको, सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट कैसे बनाइएगा, ठीक है। बनाना था है ऐसे यार, F इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लिख दिए। ये तो होता है कूलम्ब्स लॉ से। अब यहाँ है 25 न्यूटन, इसको लिख दीजिए, 25 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या किया, दोनों चार्ज को डबल कर दिया, तो नया फोर्स, ये चार्ज को बढ़ा दिया 2Q1 और ये हो गया 2Q2, तो न्यू फोर्स हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डबल कर दीजिए, 2Q1 इंटू 2Q2 बाई आर स्क्वायर, ये 2 जो क्या हो गया 4, आई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो F हो गया ना, तो 4 इंटू 25। प्रोसेस ये है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, या नहीं तो आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताते हैं, शॉर्ट। हालांकि ये सब क्वेश्चन आपको नीट और जेई का ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड 12 बोर्ड जो आप देंगे उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें भी क्या, बोर्ड में भी ये आपको बड़े में नहीं देगा, ये MCQ का क्वेश्चन है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं मुजबानी, कैसे, ये F है Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, दोनों डबल किया गया, तो 2 इंटू 2, तो 4 गुना बोल देंगे, 4 टाइम्स इंक्रीज द ओरिजिनल फोर्स। तो ओरिजिनल फोर्स कितना था, 25 न्यूटन, 4 टाइम्स में 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 न्यूटन हो गया। अब देखिए दूरी का क्या है कॉन्सेप्ट, दूरी का, अब इसमें डिस्टेंस का देखिए, F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², r² इनवर्सली है। तो इसमें क्या होता है, Q1 Q2 रहने दिया, प्रीवियस है मान लीजिए, और ये है R। अब क्या किया, दूरी को आधा कर दिया, मान लीजिए r/2। इस सबको छेड़छाड़ नहीं किया, ना ही मीडियम और ना ही चार्ज, इस दोनों को अनअल्टर्ड है, ये ज्यों का त्यों। इसके बीच माध्यम भी वही है, मान लीजिए हवा, क्या है, एयर, तो इप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसमें दूरी को आधा कर दिया, तो आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे जो नया फोर्स होगा F डैश, तो क्या हो जाएगा, यहाँ r/2 लिख देंगे, r के बदले। अब r नहीं ना रहा है इसमें यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से ये r/2 हो गया, तो r/2 लिखेंगे, तो r/2 का स्क्वायर, तो 4 ऊपर चला गया, तो इसमें भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये तो कॉमन सेंस है, दो चार्ज के बीच डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, सिंपल, ठीक है। अगर आप इस सब चीज से बचना चाहते हैं कि नहीं इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे सर, अच्छा नहीं लगता, कोई शॉर्ट टेक्निक बताइए जो ऑब्जेक्टिव में हम फटाक से बना दें, तो कैसे बनाइएगा, ये देखिए। आपको देखना है, मैथ पे आ जाइए यार, इसलिए बोलते हैं कि मैथ और फिजिक्स बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। द कंसिडरेशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, एंड ठीक है, मैथ आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, सिंपल आना चाहिए आपको, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे के लिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप बच्चों हौसला बनाए रखिए, आप फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको इसका PDF, आपको पैनिक नहीं होना है, आपके दिमाग को हम खोलने निकले हैं, खोलने, सॉल्यूशन बताने नहीं आए हैं, पहले खोलने निकले हैं। आपका दिमाग जब खुल जाएगा ना तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसको अब क्या करते हैं, देखिए ऐसे आप मैथ पे आइए जो आप 9th-10th में बनाए हैं, F, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 का, एक केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² का। तो याद कीजिए आप, मैथ में बताता है ना कि 10 मजदूर एक काम को 20 दिन में करता है, तो 5 मजदूर कितने दिनों में करेगा, करता है,
तो इस सब सवाल का टेक्निक क्या था, शॉर्ट टेक्निक, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर कोई चीज हो तो यहाँ पे दो कंडीशन है ना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दो कंडीशन कहता है कि पहले चार्ज Q1 Q2 था, अब डबल डबल कर दिया, तो दो कंडीशन हुआ ना भाई। अब मान लीजिए पहले दूरी था R, ना सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस था R, अब क्या किया कि रिड्यूस्ड इट्स सेपरेशन बी हाफ, हाफ कर दिया, उसका जो सेपरेशन है वो हाफ कर दिया, तो दो कंडीशन हुआ ना, पहले R अब R/2, तो यहां पे लिख देंगे ये। तो अब देखिए दोनों ही केस में मान लीजिए दो कंडीशन का क्वेश्चन पूछा आपको, तो इस केस में क्या करना है, दो कंडीशन में, पहला कंडीशन है मान लीजिए F, तो इसमें सूत्र कैसे लिखेगा, F बाई, मान लीजिए ये F डाइस हो गया, ये नया फोर्स, तो ये पुराना फोर्स है यार, ये नया फोर्स, तो इसको कैसे लगाएंगे देखिए, Q1 Q2 लिख दीजिए, अब बाई Q1 डाइस और Q2 डाइस, ये दोनों नया चार्ज, बस यही फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला तो अपने से क्रिएट किए, अब आप बुक में खोजिएगा थोड़ी मिलेगा, ये तो टेक्निक है, देखिए कितना एक तुरंत बन जाएगा, ये हुआ ओरिजिनल फोर्स, ये न्यू फोर्स, ये पुराना वाला चार्ज और ये नया वाला चार्ज जो हुआ नया वाला, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये पुराना फोर्स था 25 न्यूटन, ठीक है, नया फोर्स नहीं मालूम है, F डैश लिख देंगे, Q1 Q2 है था ही, लिख दीजिए, Q1 डैश Q2 डैश, तो क्या हो गया, डबल डबल था ना, तो 2Q1 इंटू 2Q2, ये Q1 Q1 गया, नानी घर गया, Q2 Q2 नानी घर गया, तो कितना बचा, F डैश 25 4 जा तो 100 न्यूटन, इतना आसान से निकल गई, तो आप मनी से निकाल लीजिएगा। अब इस पे आइए, इसका दो कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है, इनवर्सल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, ऐसे लिखना है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, देखिए कैसे, F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर, या मान लीजिए F1 F2, सर आप बोलिएगा कि सर यहाँ आप F डैश लिखे, यहाँ नहीं लिखिए, आप आपकी मर्जी है, कोई जरूरी थोड़ी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, 2 सेकेंड यार, इधर क्या था फॉर्मूला, F बाई F डैश लिखे हम, इजिकल टू लिखे Q1 Q2 बाई Q1 डैश और Q2 डैश, ठीक है, दो इसमें आइए, ये था, इसमें भी उसी तरह लिखेंगे, ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक है। अब इस पे आइए R स्क्वायर, तो इसमें जो है क्या करेंगे, हाँ, अरे यार गड़बड़ हो जाता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, कोई बात नहीं है, दो कंडीशन में क्या बताए, F बाई F डैश इजिकल टू Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश, इसका रिकॉग्नाइजेशन समझ लीजिए, ये पुराना वाला ऊपर में, ये नया वाला, नया वाला में क्वेश्चन में कोई एक ठो को देगा वैल्यू, दूसरे का वैल्यू पूछेगा, चलिए इसमें क्या बताए थे, F ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, कर्मानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे देखिए, F1 R1 स्क्वायर, R1 है ना, इज इक्वल टू, अरे यार फिर वही चीज पे आ गए, थोड़ा सा, ओहो, F बाय F डैश, अब माफी नहीं मिलेगा, अब जो है ना ऐसे लिख देंगे, देखिए Q1 डैश Q2 डैश, इसमें क्या लिखना है, F R स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे F डैश R डैश स्क्वायर, ठीक है, दोनों को ई कीजिए, F बाई F डैश इज इक्वल टू हो गया R डैश का स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये लिखिए। अब देखिए छेड़छाड़ किसके साथ किया गया, क्वेश्चन से पकड़िए, अब पकड़ लीजिएगा, ये मान लीजिए Q1 Q2 है और ये है R, अब क्या किया क्वेश्चन में, डिस्टेंस को आधा कर दिया गया, चार्ज को नहीं छेड़छाड़ किया और ये मीडियम को भी नहीं कुछ किया गया, तो कैसे बनाएंगे, ये है 25 न्यूटन मान लीजिए, क्वेश्चन में दिया है, ये नया फोर्स पूछ रहा है, R डैश स्क्वायर, R डैश कितना है, R डैश मतलब नया डिस्टेंस, तो R बाई 2 का
स्क्वायर बाय 1/r²। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 25 बाई एफ डैश इज इक्वल टू हो गया 1/4। तो देखिए एफ r² कैंसिल हो गया ना। अब देखिए अब बहुत सारा कैलकुलेशन आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग का स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, अब बढ़ जाएगा यार। तो ये क्या हो गया 1/, हाँ तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एफ डैश इज इक्वल टू हो गया 100 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो आपको दिमाग में रखना है यही, एक ये और एक ये वाला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये लगाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये लगाते हैं, बस हो गया, खत्म खेला, कुछ भी पूछेगा। अब आते हैं नीट पे, ठीक है, या जेई का मेंस का सवाल, वो देखिए आपको अब कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब आते हैं, घबराना नहीं है यार, नीट जेई ऐसे ही डरवाता है, डर गया तो बस, डर के आगे फिर जीत है का कहानी गलत हो जाएगा ना, डरना नहीं है। अब देखिए नीट इसको क्या बोलता है, आपको इसे सिंपल वे में नहीं पूछेगा, अरे आप डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, थोड़े हैं डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट, ऐसा नहीं, कुछ तो कॉन्सेप्ट वो चेक करता है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये Q1 Q2 दो चार्ज है, आ रहा है, अब कह दिया कि इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 0.2%। क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डिक्रीज्ड बाय 0.2% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन फोर्स। अब लीजिए बढ़ के फेरा लगा, तो आपको क्या पूछ दिया, dr/r परसेंट, ये दिया है आपको dr/r, ये परसेंट ऐसे ही निकालते हैं, ये समझते हैं कि नहीं सिंबल। परसेंट मतलब यार जैसे पॉपुलेशन है 1 लाख है ना, और फिर मान लो 1.5 लाख हो गया पॉपुलेशन, तो चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, इस पे परसेंट लगा देता है, तो यही ना हुआ परसेंटेज चेंज। समझ में आ गया? तो लीजिए ये डिस्टेंस परसेंट दिया हुआ है 0.2%, कितना आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नया जो है ये डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया यार, ये नया डिस्टेंस r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस r इंटू 0.2%। तो ये वाला जो कीजिएगा ना तो आपको बहुत समय ले लेगा, इसलिए आपको शॉर्ट टेक्निक बताते हैं, शॉर्ट और वो इजी वाला। तो ये पूछ दे, आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपका डिस्टेंस परसेंटेज दिया हुआ इतना डिक्रीज कर गया, क्या किया, डिक्रीज। तो आपको इसमें करना क्या है, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए, df/f परसेंट होता है 2 इंटू dr/r परसेंट, मतलब डबल होता है, यही याद रखिए। अब कैसे वो भी समझाएंगे, अभी तो पहले आप इसको ये ध्यान तो दीजिए। तो ये क्या हुआ, फोर्स परसेंटेज इज इक्वल टू डबल द इंक्रीज और डिक्रीज सेपरेशन परसेंट, मतलब डबल कर देना है। तो इसका आंसर आप मुझे ये बता सकते हैं कितना, 2 इंटू 0.2%, तो कितना बच्चों हो जाएगा 0.4% हो गया। अब देखिए ये आता कैसे है, तो ये समझने के लिए आपको पहले मैथ वाले सर को जिद करना होगा कि सर हमको अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बढ़िया से समझाइए कि ये होता क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसी से ये आता है। देखिए कैसे, आप जानते हैं, थोड़ा समझ लीजिए बच्चों, आप जानते हैं कि बल जो होता है वो बराबर होता है 1/4πε0। दिल थाम के बैठिए, बढ़िया से समझना है, कूलम्ब्स लॉ से होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। आप इसमें गौर से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये सेपरेशन जो है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस जो है, दूरी जो है दोनों आवेश के बीच में, उसी को छेड़छाड़ किया गया। तो जिसको छेड़छाड़ किया जाता है ना, हमने दो कंडीशन बना देता है, मतलब पहले कुछ था अब कुछ हो गया। तो इस तरह का अगर वेरिएशन आवेश समझ जाइए, वो वेरिएबल टर्म है। क्या है, वेरिएबल टर्म। तो डिफरेंशिएशन वही है, उसमें वेरिएबल टर्म होता है। तो वेरिएबल टर्म भी दो तरह का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट टर्म जो होता है, जैसे देखिए ये y है ना और ये x, ये x जो है जनरली जब ग्राफ आप खींचते हैं ये वाला,
तो ग्राफ में ये कहलाता है डिपेंडेंट टर्म, ये होता है इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है बच्चों, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया ना y = 3x मान लीजिए, तो अब x का वैल्यू आप चेंज करते जाइएगा, जैसे 1 2 3 4 रखते चले गए तो y का वैल्यू भी चेंज होगा ना, इसलिए इसको बोलता है स्वतंत्र, इसको बोलता है परतंत्र, मतलब x के वैल्यू पे y का वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए ये हो गया इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट। तो इसी दोनों के बीच डिफरेंशिएशन होता है। तो आप सुनते होंगे मैथ वाले सर बड़े अच्छे से पढ़ाते होंगे, क्या dy/dx पढ़ाते हैं ना। तो यहां पे अब हमको ध्यान देना है, ये बल जो है बल वो डिपेंड करता है किस पे, दूरी पे, r पे। तो ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट। और ये सब आपको क्वेश्चन में इस सब को कोई छेड़छाड़ किया ही नहीं गया, तो ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं f बराबर, मान लीजिए ये पूरा कोई कांस्टेंट टर्म है, c/r²। ठीक है बच्चों, यहाँ c बराबर लिख देंगे, c बराबर 1/4πε0 और q1 q2 मान लीजिए, हम मान सकते हैं यार। ठीक है, अब देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो r के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, df/dr, यहां पे लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r। तो df/dr किए, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, तो ये हुआ d/dr और 1/r²। तो देखिए c और d/dr, यहाँ पे r पे हो गया -2। अब आप डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही कॉमन जबरदस्त फॉर्मूला होता है, कौन सा, x पे पावर n का। तो nx n-1, मतलब ये जो पावर होता है ये x के रिस्पेक्ट में x पे पावर n का डिफरेंशिएशन है। तो n हो गया, इधर आ गया सबसे आगे x, 1 घटा दिए, nx n-1। ठीक है, मैथ है बाबू, मैथ में तो आपको ओल्ड कन्वेंशन, इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, नहीं यार, मैथ में रिसर्च नहीं होता है। याद रखिए, जो जो मैथ में रिसर्च किया वो गया कहाँ, रांची। रांची तो जाना नहीं है यार, हमको पढ़े लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना, IAS IPS बनना है। ठीक है, इसलिए मैथ में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैथ में ये सोचना है ओल्ड कन्वेंशन, कि हमारे जो पूर्वज थे वो जो जो सिखाए, तो आज मानते हैं 2 × 3 6 होता है। अब 2 × 3 6 कैसे होता है, इसमें ब्रेन नहीं लगाना है अभी। ठीक है, तो मैथ में इसलिए देखिएगा नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मैथ में नहीं। तो इसमें अब ये क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, इस पावर को लाइए, तो ये हो गया c माइनस r पे पावर -2 का, या यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो -2 r -2 -1, तो फाइनली हुआ माइनस ये 2c/r³ df/dr। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इससे r² जो, इससे r एगो dr को इधर कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें छिपा हुआ c का वैल्यू गौर से 4πε q1 q2 है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए -2 इंटू सी का वैल्यू लिखिए 1/4πε0 q1 q2 बाई r² रहने दीजिए, इठो r यहाँ रख दीजिए। ठीक है, देख लीजिए, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू लिख देते हैं f, है इसका वैल्यू 1/4πε0, ये फोर्स हो गया। इस फोर्स को इधर ले आइए और dr को इधर कर दीजिए, तो आपका फाइनली हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, df/f इज इक्वल टू -2 dr/r। अब इसमें दोनों में परसेंटेज लगा दीजिए, हो गया। कितना इजी है। ठीक है, देखिए तो डबल हो गया ना भाई। अब इसमें आपका क्वेश्चन एक जगह दिमाग काम किया होगा, क्या कि सर यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो माइनस में कैसे परसेंटेज लिखेंगे, तो अरे यार माइनस का साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स डिक्रीजिंग स्टेज। अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 0.2 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसको माइनस में ही यहाँ पे लिखना है, -2 इंटू -2%।
क्योंकि डिक्रीज है तो 4% हो गया, आया पॉजिटिव। और अगर इंक्रीज रहेगा, ठीक है, तब नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए लगा देंगे, डिक्रीजिंग स्टेज है तो DF/F -2 इंटू 0.2% लगा देंगे, माइनस तो 4% हो गया। तो और ऐसे भी ऐसे दिमाग लगाइए, मान लो इंक्रीज डिक्रीज पे दिमाग नहीं लगाना, हमको मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो माइनस ऐसे भी प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही डबल का रिलेशन होता है, तो ये वाला दिमाग में रखेंगे। ये आपका नीट और जेई का MCQ का क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है। ये आपका सबसे ट्विस्ट सवाल है इससे रिलेटेड, चार्ज और डिस्टेंस के बीच वेरिएशन का, ठीक है। चलिए अब क्या करें बच्चों, मिटा दें? आपने उतार, अच्छा कोई बात नहीं, सब मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब इस पे आइए, अब क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। इस पे NCERT का क्वेश्चन आज सॉल्व कराते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं, सॉल्व नहीं। वो गुणा भाग हम सिखाने नहीं आए हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आए हैं। गुणा भाग के लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर आपने नहीं पढ़ा है, बढ़िया से नहीं मेहनत करते हैं, तो अभी भी यार, अभी भी समय है। आप टेबल को याद रखिए, बड़ा बड़ा टेबल याद रखना है, आप बड़े हो गए हैं ना। तो जैसे 21 का टेबल पढ़ेंगे, 22 का, 23 का, 25 का, तो आपका कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। घबराना नहीं है, याद रखना है। जैसे 25 इंटू 25 625, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब आप टेबलें भूल गए, तब तो आपको एक दिन बताए थे ना, क्या क्या बताए थे? गरीब रहना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीब के साथ साथ अगर आप आलसी हैं तो ऊपर वाला भी आपको हेल्प नहीं करेगा। हम तो इंसान हैं यार, इसलिए जगो जगो, उठ जाओ और थको और थोड़ा देर रुको, बट रुकने का सोचो मत। इसी मुहावरे को अपनी जिंदगी में ले आइए, आपका सारा बाधा दूर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द डिफिकल्टीज विल बी रिमूव्ड इन योर लाइफ, ठीक है। चलिए तो अब इस पे आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब कहता है किसी बॉडी में इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, बोलता है कि ये एक, अरे यार थोड़ा सा इसमें हो जाता है, ये घबराना नहीं है। देखिए ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अभी, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। क्या बोलता है देखिए आप, थोड़ा सा यार, दो सेकेंड यार। देखिए अब कहता है क्या, हाँ क्वेश्चन का टाइप देखिए, लिखता है इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑन टोटल चार्ज 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी। कितना इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये कहता है कि दो बॉडी है, एक बॉडी दो बॉडी, ठीक है। ये कहता है कि एक बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ये निकल रहा है, ठीक है। कितना मतलब रिमूव हो रहा है, पहले खोपड़ी लगाइए। जैसे क्या बोले थे, रिमूविंग के केस में Q इजिकल टू लेना है NE, प्लस तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, लेकिन माइनस अगर हो तो लिखना पड़ेगा। यहाँ तो रिमूविंग केस है, तो रिमूविंग के केस में, निकलने के केस में हमने बताया था कि आपको प्लस लेना है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि ये 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से इस बॉडी में जा रहा है, A से B में, लेकिन इसमें टाइम को कंसीडर कर दिया कि 1 सेकेंड में। कितना कहता है,
ठीक है, कितना सेकंड में? 10⁻1 सेकंड। कहता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते, तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो चार्ज होगा ना भाई, तो ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इसमें 1 सेकंड लगता है निकलने में, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि टोटल चार्ज दूसरे बॉडी पे, मतलब इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो कितना इजी है, 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा। तो कैसे आप बनाइएगा भाई? तो सिंपल क्वेश्चन है। हमको पहले टाइम को दिमाग अभी नहीं लगाइए, अभी ऐसे ही दिमाग लगाइए। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकलने में कितना लगा? 1 सेकेंड। अब ये दिमाग लगाना है कि 1 कूलम चार्ज बोलता है गेन करने, नहीं कि प्राप्त कर रहा है। दैट इज Q इज इक्वल टू दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू दिया 1 कूलम, लिख दीजिए फटाक से। अब Q बराबर आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बराबर 1 कूलम। N बराबर निकालिए तो 1/E। अब 1 कितना है? 1 कूलम लिखिए, तो 1 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसमें बच्चा कभी कभी गलती करता है, एन लिख करके यहाँ पे सब डिंग डंग देवे नहीं किया, यहाँ कूलम लिख दिया, गया उसका खोपड़ी। ये सब भी लगाना है, ये माइन्यूट चीज है क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, संख्या है ना। देखिए अभी ये कूलम कूलम कट गया, अब यहाँ पे डिवाइड करना है। 10⁻19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19/, ये है 1.6। अब ये डिवाइड देने में थोड़ा सा खोपड़िया गर्म होता है, तो इस सब का टेक्निक सुनिए। पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट उड़ा दिए, ये पॉइंट उड़ गया मान लीजिए, तो क्या होगा 10⁻19, तो पॉइंट इधर उड़ा तो ऊपर में 10 आ गया। अब बाई 16 लिखिए। अब क्या करेंगे, इसे एक जीरो और ले लेंगे तो हो जाएगा 100/16। अब बचा 18। ठीक है, ये क्या बच रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब बताइए, ये 100 में 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हम कितना अच्छा से तुरंत बना दिए। ये बड़ा बड़ा टेबल अगर आप जानते हैं तो खट से बना दीजिएगा। 16 6 जा 96 पॉइंट, बचा 4, तो 16 2 जा 32, बचा 8 तो 80 हो गया, तो 16 5 जा। कितना आसान है। अब आपको नंबर 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया, कितना है 6.25 इंटू 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन्स। अब तो आप आसान, अब टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना, 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा। अब दिमाग लगाना है कि 1 कूलम चार्ज होने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलेगा, पहले ये दिमाग लगाएंगे। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। अब आप फटाक से 73 मेथड जो होता है वही लगा दीजिए। क्या, चूंकि इसलिए वाला मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो लिखेंगे 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकलने में 1 सेकेंड, इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1 कूलम में? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा भाई, इसको बताइए। इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड, तो इतना में कितना, तो ये पहले डिवाइड होगा, तो 1 लिखेंगे 10⁻9 और उसके बाद मल्टीप्लाई ये वाला 6.25 इंटू 10⁻18, तो कितना हो गया भाई 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब आपको अगर थोड़ा सा बड़ा बनना है, ये तो मान लीजिए निकाल दिए आप। अब अगर क्वेश्चन में दे दिया कि नहीं मिनट में निकालिए, तो घबराना नहीं है। कह देगा आवर में निकालिए, तो घबराना नहीं है। क्यों, सेकेंड को मिनट में बदल देंगे यार, आंसर आपका यहीं पे निकल गया। अगर पूछ देगा सिर्फ टाइम निकालिए तो हो गया आंसर, लेकिन कह देगा टाइम इन मिनट्स, तो क्या करेंगे 6.25 इंटू 10⁻9 आप बटे इसको 60 से कर देंगे, मिनट में निकल जाएगा। ये हो गया मिनट। क्या हो गया, अब कहेगा नहीं हमको आवर में बना के दिखाओ, फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर हो गया। क्या हो जाएगा फिर आवर। अब फिर मान लो कहेगा कि नहीं हमको डे में बताओ, तो क्या करेंगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डे हो जाएगा। फिर कहेगा नहीं हमको ईयर में बताओ, तो क्या करेंगे फिर 365 से हो गया ईयर में। किसमें हो गया
ईयर। तो इसको आप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था यार, ठीक है, किसका? एनसीईआरटी। देखिए इसमें अब फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इसमें वही बच्चा दिमाग जो कैलकुलेशन किया है, मोबाइल का यूज मत कीजिए, आपको तो वो सब अलाउ है नहीं ना, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए मल्टीप्लाई का। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन फॉर हार्ड लेबर। और उसमें मजा आता है यार, हम बताए थे ना, फिजिक्स से इस कीजिए और मजाक बना दीजिए फिजिक्स को, पढ़ते रहेंगे मजाक ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपको अबाउट में, आपको तो यूज करना ही नहीं है, आपको अबाउट इसका आएगा, अबाउट का एग्जैक्ट भी आ सकता है, 198 ईयर आएगा आंसर। तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि सर ये ईयर में क्यों निकालेंगे, आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि नहीं, यहाँ पे टाइम सेकंड में दे दिया और कह देगा कि नहीं हमको टाइम मिनट में निकालिए कि 1 कूलम आवेश होने में कितना मिनट लगेगा, तो आपको सेकंड निकाल के 60 से डिवाइड करना ही पड़ेगा ना भाई, बस हो गया, इसी तरह से निकालेंगे। चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आप एक चीज गौर से देखे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दिया, फिजिक्स है, फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया यहीं पे खत्म, अब क्या है, मैथ है, ठीक है। अब आइए कंपटीशन में, आपके इम्तिहान में जो है वो कभी कभी रहता है, फिजिक्स दे देगा, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दे देगा, आपका मैथ का कॉन्सेप्ट, और वो बना दिया इम्तिहान। कंपटीशन कुछ अलग हट के देगा ना, तो उसे घबराना नहीं है यार, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। देखिए कॉमन सेंस लगाइए, कहता है कि 1 कप पानी है, उसमें आपको बताना है कि कितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है ये, समझिए एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है वो, ये केमिस्ट्री है, थर्ड पोर्शन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से बनेगा। क्या पूछ रहा है, 1 कप पानी में कितना धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, 1 कप पानी लिया, अब खोपड़ी लगाइए, कप मतलब 1 पौआ, दैट इज 250 ग्राम। अब आप उसमें बकथेथरी कीजिएगा, नहीं नहीं सर 1 लीटर काहे होगा, तो जनरली यार, जनरली साइंस में जनरली चलता है, ये कप मतलब होता है 250 ग्राम, वही बनता ही है। अब आप बनवा लीजिए 2 किलो का, वो अलग मैटर है, जनरली जो चलता है वही पूछा जाता है। 1 कप पानी है, उसमें पूछा जा रहा है कि कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है, और दोनों पूछेगा ही, क्या कि हम बताए थे, याद कीजिए कि कोई भी वस्तु में इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि भाई पानी है, अरे सलाई तो हो गया, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज होगा, ये तो सर बताए थे, ठीक है। मतलब जो भी आप निकालिएगा, एक तो आंसर ना, दोनों आंसर एक के में हो गया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए इस पे, पानी लीजिए, पानी मतलब वाटर, अब वाटर मतलब पानी, अब लेते हैं आप वाटर। देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले घबराइए नहीं यार, इंग्लिश क्या है और हिंदी क्या, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, बस पकड़ लीजिएगा। पानी, अब 1 कप पानी है तो 1 कप पानी होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम्स, ये आपका हो गया गिवन मास, मैंने क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। हम जान लेते हैं 1 कप पानी मतलब 250 ग्राम, 1 कप वाटर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कितना निगेटिव, तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो भी निकलेगा दोनों बराबर मात्रा में, क्योंकि पानी है, आयंस तो है नहीं, आयंस रहता ना तब होता अलग चीज, ठीक है। पानी बोल रहा है तो पानी हो गया ऑब्जेक्ट ना, सब्सटेंस, दोनों में सेम चार्ज होगा, दो पानी में पॉजिटिव जितना होता है न्यूट्रल हुआ। अब देखिए 250 ग्राम, अब आप खोपड़ी लगाइए H2O, ठीक है, ये हो गया वाटर, इसका मोलर मास क्या होता है, आणविक द्रव्यमान, नहीं पहले ये दिमाग लगाइए कि वाटर है क्या चीज, तो वाटर है अणु, क्या है, अणु, दैट इज मॉलिक्यूल्स,
मॉले अणु है। तो वाटर के एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पाया जाता है? दिमाग लगा के बताइए। नहीं जानते हैं कि केमिस्ट्री बढ़िया से रटे ही नहीं। तो कितना आसान है, देखिए H2 हम पढ़े होंगे, सर बताए होंगे कि तत्व का जो परमाणु संख्या होता है, नहीं, तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, तीनों एक ही चीज होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए तो इसमें कितना हाइड्रोजन का होता है परमाणु संख्या 1, लेकिन 2 परमाणु है इसमें। देखो हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 1 परमाणु। तो हाइड्रोजन का होता है परमाणु संख्या 1, तो 2 ठो है परमाणु, तो 2 हो गया। आज जोड़ ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8, तो 8 2 10 हो गया। ये तो पता चल गया यार। चलो कि हाइड्रोजन, ये वाटर का एक अणु में, एक मॉलिक्यूल्स में होता है 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन। ये पता चल गया, प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है यार, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन, या लिखे हैं, ठीक है, या प्लस भी हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन हो सकता है, क्या होगा ही। अब दिमाग लगाइए, यहां पे आपको एक अणु तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, दिया है ग्राम में। तो ग्राम में देने के लिए आपको पहले मोल निकालना पड़ेगा, मोल कि एक जो 250 ग्राम पानी है उसमें मोल कितना है। और एक मोल आप जानते हैं, मोल का ये जो किया डेफिनेशन दिया वो कौन दिया? एवोगाड्रो। इसलिए एवोगाड्रो नंबर से उसका जो है अणु निकालते हैं। तो देखिए 250 ग्राम में 250 ग्राम में आपको निकालना है अणु। किसका अणु? पानी का। ठीक है, पानी का अणु निकालिए तो कितना निकलेगा? 250। और इसका आणविक द्रव्यमान निकालिए, वाटर का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? ये 16 और 2 18, 2 + 16। परमाणु भार को, परमाणु भार है ना, ऑक्सीजन का ले लिए 16 और हाइड्रोजन का 2, तो 16 + 2 कितना हो गया? 18 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ 250 ग्राम में 18 ग्राम से भाग दे दीजिए, तो ये निकला क्या? ये निकला मोल। एक, मान लो जितना मोल हुआ ये, और हम जानते हैं एक मोल में एवोगाड्रो नंबर इतना होता है, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से गुना करना पड़ेगा। तो इतना हो गया क्या? अणु। ठीक है, अब एक अणु में हमको पता है कितना है? 10। कितना? तो इससे 10 से गुना कर दिए एक अणु में, तो इतना अणु निकला। यहां से यहां तक अणु निकला यार, अणु की संख्या। तो इसमें 10 से गुना कर दिए तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन आपसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे आप चार्ज जानते हैं, ये निकला इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कह सकते हैं। तो अभी कितना हो गया? 250/18 ×